दोस्तों ये हमारा डीजी है जो कि अभी के टाइम पे चालू नहीं हो पा रहा है और इसके चालू ना होने के पीछे का रीज़न ये है कि जो हमारा स्काडा सिस्टम है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे हमारा स्काडा सिस्टम है, इसमें जो ये 5 नंबर का डीजी है ये अभी के टाइम पे चालू नहीं हो रहा है। तो इसके चालू ना होने के पीछे का रीज़न यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारा अलार्म है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे मास्टर ट्रिप रिले फॉल्ट लिखा हुआ है। अब ये फॉल्ट क्यों आ रहा है इसको हमें चेक करना है। अभी के टाइम पे आप देखोगे यदि मैं इसको रीसेट करूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है रीसेट अलार्म, इसको यदि मैं प्रेस करूँ तो आप देखोगे यहाँ पर रीसेट नहीं हो रहा है। तो ये जो अलार्म है ये अलार्म क्यों आ रहा है इसको हमें चेक करना है। चेक करने के बाद जो हमारा यहाँ पे 5 नंबर का डीजी है इस डीजी को चालू करना है। तो चलिए किस प्रकार से इसको चेक करेंगे इस वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप देखोगे ये हमारा 5 नंबर डीजी का इनकमर है, मतलब कि इसको यदि हम चालू करते हैं तो पावर सप्लाई हमारे प्लांट में चला जाता है। अभी के टाइम पे आप देखोगे इस डीजी का जो यहाँ पे अनाउंसेशन वाली पैनल है इसमें यहाँ पे अलार्म आ रही है हमारा मास्टर ट्रिप रिले का। अब ये अलार्म क्यों आ रहा है इसको हमें चेक करना है और इसके बाद में हमें इसको रीसेट करना है। फिलहाल के टाइम पे इसको यदि मैं रीसेट करूं, जैसे कि आप देखोगे ये जो रीसेट बटन है इसको यदि मैं प्रेस करूं तो यहाँ पे अलार्म रीसेट नहीं हो रहा है। तो इसको हम चेक करते हैं और चेक करने के बाद पता करते हैं कि आखिर ये अलार्म क्यों आ रहा है। अभी के टाइम पे आप देखोगे ये जो मेरा इलेक्ट्रिकल पैनल है इसका इतना मोटा ड्राइंग है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि जो हमारा अलार्म है वो अलार्म किस पैनल पे किस फीडर पे आ रहा है। तो सबसे पहले जो फीडर है उस फीडर का ड्राइंग निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे ड्राइंग को निकाल लिया हूँ। अब ड्राइंग को निकालने के बाद हमें ये देखना होता है कि कहाँ पे फॉल्ट जनरेट हो रही है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ट्रिप रिले जो है मास्टर ट्रिप रिले ये इंडिकेशन ग्लो हो रहा है। तो हमारे ड्राइंग में सबसे पहले ये खोजेंगे कि मास्टर ट्रिप रिले वाला जो इंडिकेशन है वो इंडिकेशन को पावर सप्लाई कहाँ से जा रहा है। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है मास्टर ट्रिप रिले और इस रिले के ऑपरेट होने पर ही वो इंडिकेशन लैंप हमारा ग्लो होगा। अब यहाँ पे ये मास्टर ट्रिप रिले क्यों ऑपरेट हो रहा है इसको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो एनो कॉन्टैक्ट है ये एनो कॉन्टैक्ट कहीं ऑपरेट तो नहीं हो गया। इसके ऑपरेट होने से पावर सप्लाई यहाँ पे जाएगा और ये इंडिकेशन लैंप ग्लो होगा। तो ये मेरा मास्टर ट्रिप रिले है, इस रिले के ऑपरेट होने पे पावर सप्लाई जाएगा। लेकिन अभी के टाइम पे मैं चेक कर सकता हूँ यहाँ पे रिले मेरा रीसेट है, मतलब कि ये ऑपरेट नहीं है। इसको चेक करने का तरीका यहाँ पर ये भी है कि जो मेरा रिले है ये वाली रिले, इस रिले का जो कोयल वोल्टेज है उसको चेक कर लूँ। तो ये जो रिले इस रिले पे देखोगे यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है और इसी के जस्ट नीचे में यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये जो हमारा रिले है इस रिले को पावर सप्लाई इस वाले वायर मतलब कि 1J8 के जरिए आ रहा है। पॉजिटिव पावर सप्लाई यहाँ से आएगा, नेगेटिव पावर सप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ है 1J2। ये जो दोनों वायर है इस दोनों वायर पे चेक करते हैं कि पावर सप्लाई तो नहीं आ रहा है, मतलब कि पावर सप्लाई आएगा तो रिले ऑपरेट हो जाएगा। वैसे हमारे रिले में पावर सप्लाई नहीं आना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर में एनो कॉन्टैक्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये जो रिले इस रिले का जो कोयल है वो कोयल यहाँ पर है। इन दो टर्मिनल पे मैं वोल्टेज को चेक करता हूँ। यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, मतलब कि हमारा कोयल ऑपरेट नहीं है, मतलब कि रिले हमारा ऑपरेट नहीं है, जो कि सही है। रिले को ऑपरेट करवाने के लिए एनो कॉन्टैक्ट का यूज़ किया गया है। तो इसमें पावर सप्लाई नॉर्मल कंडीशन में नहीं आना चाहिए। अभी के टाइम पे नहीं आ रहा, सब कुछ सही है। अब इसके इनपुट टर्मिनल पे पावर सप्लाई हम चेक कर लेते हैं। इस वाले वायर में पावर सप्लाई हमारा अवेलेबल रहना चाहिए, ठीक है। इस वाले वायर में पावर सप्लाई हमेशा रहेगा क्योंकि ये डायरेक्टली यहाँ से MCB के जरिए आ रहा है। MCB के जरिए पावर सप्लाई इस पॉइंट पे आ रहा है। तो MCB के जरिए हमें यहाँ पे चेक करना है। वायर नंबर होगा 9J1, 1J1 लिखा हुआ है लेकिन हमें चेक करना है 9J1 पे। अब यहाँ पे जो एनो कॉन्टैक्ट था वो एनो कॉन्टैक्ट को इनकमिंग पावर सप्लाई इस वाले टर्मिनल पे दिया गया था, तो यहाँ पे हमें पावर सप्लाई मिलना चाहिए। तो मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे वोल्टेज मिल रहा है जो कि सही है। इनपुट पे पावर सप्लाई आना चाहिए, आउटपुट से पावर सप्लाई नहीं जाना चाहिए। आउटपुट में कोई भी पावर सप्लाई नहीं है, मतलब तो सब कुछ सही है। यहाँ से पावर सप्लाई जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा रिले, इस रिले का जो ये वाला सर्किट है ये सर्किट तो ओके है। अब हमें यहाँ पे दूसरा सर्किट को चेक करना है। क्या चेक करना है मैं बताता हूँ। तो ये जो मास्टर ट्रिप रिले है इसको ऑपरेट करवाने के लिए यहाँ पे एक रिले यूज़ हो रहा है। अब ये जो रिले ये रिले हमारा 86X के नाम से है और इसका लोकेशन है 56D। अभी के टाइम पे जो हम यहाँ पे लोकेशन देख रही है 95 वाली, मतलब कि 9 नंबर पेज पे हमें जाना होगा। यहाँ पे 5 नंबर के पेज पे हमें जाना होगा। तो ये है हमारा 5 नंबर का पेज और आप देखोगे यहाँ पे 86X का हमारा रिले है, ये हमारा रिले है। तो अभी के टाइम पे जैसे कि हमने चेक किए तो यहाँ पे जो हमारा मास्टर ट्रिप रिले है इसको ऑपरेट करवाने के लिए यहाँ पे एक रिले लगा हुआ है, ये वाली रिले, ये वाली, ठीक है। अभी के टाइम पे हम देख सकते हैं ये रिले ऑपरेट नहीं है, फिर भी यहाँ पे जो हमारा इंडिकेशन लैंप है वो ग्लो हो रहा है। अब ये ग्लो क्यों हो रहा है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो रिले है इसके रिले के ऑपरेट होने पे क्या क्या चीज़ें हो रही है और इसके ना ऑपरेट होने के बाद भी यहाँ पे इंडिकेशन लैंप ग्लो हो रहा है। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब इस रिले के ऑपरेट होने से वहाँ पे इंडिकेशन जाता है लेकिन ये रिले हमारा ऑपरेट नहीं है।
तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इस रिले के साथ में क्या क्या चीज़ें यूज हुआ है और उसको हम थोड़ा सा ट्रेस करेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 2 NO कॉन्टैक्ट और एक NC कॉन्टैक्ट यूज हुआ है। यहाँ पे जो 95C है वो हो गया है हमारे इंडिकेशन लैम्प के लिए। 84B क्या है उसको चेक करते हैं, और यहाँ पे जो 45C है ये हमारा इंटरलॉकिंग के लिए है। तो 84B को हम चेक करते हैं। आप देखोगे यहाँ पे लोकेशन है 84 और इसके नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे 86X। अब ये रिले जो है इसके जरिए पावर सप्लाई जो जा रहा है वो जा रहा है हमारे PLC सर्किट में। अब PLC सर्किट में यदि पावर सप्लाई जाता है किसी भी कारण से, तो हमारा जो PLC है या फिर जो SCADA है वो अनाउंस करेगा कि वहाँ पे फॉल्ट है, इस वाले वायर में पावर सप्लाई नहीं जाना चाहिए। तो इसको हम चेक करते हैं कहाँ पर है। ये जो यहाँ पे टैग नंबर लिखा हुआ है 1J109, इसको हमें फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले ये होगा हमारा T2 15 नंबर के टर्मिनल पे। तो ये हमारा यहाँ पे टर्मिनल है, इस टर्मिनल के पीछे में लिखा हुआ है कि ये हमारा T2 टर्मिनल है। अब इसमें हमें देखना है 15 नंबर का टर्मिनल ये वाला है। अब इस पे हमें चेक करना है कि पावर सप्लाई तो नहीं है। यदि यहाँ पे पावर सप्लाई रहेगा तो PLC को फीडबैक जाएगा कि हमारा यहाँ पे कुछ फॉल्ट है और PLC हमारा DG को चालू करने नहीं देगा। तो इस पर हम वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। तो ये जो मेरा मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर को मैंने DC वोल्टेज पे सेलेक्ट कर दिया। DC वोल्टेज पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो हमारा टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे 15 नंबर का जो टर्मिनल है, इसके जरिए हमारे PLC में फीडबैक जाएगा कि हमारा PLC जो है वो मास्टर ट्रिप हो रहा है। अब इस टर्मिनल पे पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल रहा है, मल्टीमीटर में दिखाया जा रहा है कि 5.2 वोल्ट पावर सप्लाई जा रहा है। तो ये जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे पावर सप्लाई क्यों आ रहा है उसको हमें चेक करना होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि ये जो टर्मिनल है इसका जो वायर है उसको ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं चेक करता हूँ कि जो SCADA में फॉल्ट आ रही है वो रीसेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 15 नंबर का टर्मिनल यहाँ पे है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो हमारा जो SCADA था उसमें हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारा फॉल्ट है वो फॉल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी यहाँ पे फॉल्ट दिखा रहा है। मैं एक बार रीसेट करके चेक करता हूँ, अभी भी यहाँ पे रीसेट नहीं हो रहा है। ओके, अभी यहाँ पे रीसेट नहीं हो रहा है, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। तो अभी के टाइम पे हमने यहाँ पे इस वाले वायर को रिमूव किए थे और इसमें हमने वोल्टेज को चेक किए थे। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। लेकिन इसी टर्मिनल का जो यहाँ पे इस साइड में जो वायर कनेक्ट है, मतलब कि यहाँ पे जो 15 नंबर टर्मिनल पे 9J10 ये वाली जो वायर है, ये वायर जो कनेक्ट है, इसमें हमें पावर सप्लाई मिल रहा है। आप देखोगे यहाँ पे 5.8 वोल्ट मिल रहा है। अब ये जो वायर है ना, ये वायर कहाँ से है इसको हमें ट्रेस करना है। तो मैंने अभी के टाइम पे ट्रेस किया तो मैंने पाया कि इसके बगल में जो एक पैनल है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारा टर्मिनल है, इस पे हमारा यहाँ पे यह हमारा 9A10 वाली वायर है। इस वायर में हमें वोल्टेज को चेक करना है कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल रहा है। तो इस वायर को एक बार ओपन करके चेक कर लेते हैं कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो 9A10 वायर है, इस वायर को मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे पावर सप्लाई को चेक करूँगा। तो अभी के टाइम पे इस वाले वायर में कोई भी पावर सप्लाई नहीं आ रहा है। अब इसके बगल वाली जो यहाँ पे वायर है, जैसे कि मैंने अभी के टाइम पे यहाँ से वायर को ओपन किया तो इस पे चेक करता हूँ, यहाँ पे मुझे पावर सप्लाई मिल रहा है। आप देख सकते हो 5.6 वोल्ट आ रहा है। अब ये जो यहाँ पे वायर कनेक्ट है, ये वायर हमारा PLC के थ्रू डायरेक्टली आ रहा है, तो इसको हमें चेक करना होगा। तो जो हमने वहाँ पे वायर चेक किए थे उसका आउटपुट वायर यहाँ पे आया है, जो कि PLC के इस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट था। तो हमने इसको रिमूव कर दिए। रिमूव करने के बाद यहाँ पे पावर सप्लाई चेक किए तो पावर सप्लाई नहीं आ रहा है। लेकिन PLC का जो यहाँ पे ये वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे पावर सप्लाई चेक करने पे पावर सप्लाई आ रहा है। अब इसके बगल में भी जो टर्मिनल है उन पे भी पावर सप्लाई आ रहा है और यहाँ पे भी पावर सप्लाई आ रही है। तो इस वाले वायर में तो पावर सप्लाई नहीं आ रहा, मतलब कि ये बाहर से जो सिग्नल आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो इसको हम एक बार और चेक करेंगे। सबसे पहले तो इस वाले वायर को मैं यहाँ पे दोबारा लगा देता हूँ। तो अभी के टाइम पे जो हम PLC में चेक कर रहे थे यहाँ पे वायर, उस वायर में हमें 5 वोल्ट मिल रहा था। मैं यहाँ पे एक चीज़ मिस आउट कर रहा था कि जो हमारा रिले होता है, मतलब कि ये जो PLC है, इस PLC पे यदि 24 वोल्ट का DC पावर सप्लाई आएगा तभी जाके इनपुट सिग्नल हमारा ओके होगा, मतलब कि इसके अंदर जो रिले है इनपुट सिग्नल के लिए वो ऑपरेट होगा। यदि हम केवल यहाँ पे 5 वोल्ट का पावर सप्लाई देते हैं तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब कि ये जो हमारा वायर है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना ही इस PLC में कोई दिक्कत है। तो अभी के टाइम पे जो हमने चेकिंग किए थे वो चेकिंग कर लिए इस वाले वायर का, मतलब कि PLC को जो सिग्नल आ रहा है उसको हमने चेक कर लिए। अब इसके बाद में हमारे पास में एक और ऑप्शन है, जैसे कि ये जो हमारा मास्टर ट्रिप रिले था वो इंडिकेशन हमारा ग्लो हो रही थी और इसके पीछे का रीज़न था कि ये हमारा रिले जो है वो ऑपरेट होगा। तो इसको हमने देखे थे कि यहाँ पर हमारा रिले है ये वाली। अब ये जो रिले, इस रिले पे आप देखोगे यहाँ पे 2 NO कॉन्टैक्ट और एक NC कॉन्टैक्ट यूज़ किया गया है। 95C जो था वो चला गया था हमारे वो इंडिकेशन के लिए। 84B जो है वो भी हमारा गया है PLC के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो 45C है ये हो गया हमारा इंटरलॉकिंग के लिए।
अब ये जो हमारा रिले है ना, इस रिले में देखोगे आप यहाँ पे बहुत सारा NO-NC यूज हुआ है, जैसे कि 52B, 57B, 73C और यहाँ पे NC 47C। इनको हमें एक बार चेक करना होगा। तो इनको चेक करने के लिए सबसे पहले तो 52B पेज नंबर पे जाना पड़ेगा। 52 पेज नंबर यही है और यहाँ पे B। ओके, तो यहाँ पे NO कॉन्टैक्ट यूज किया गया है हमारे ट्रिपिंग के लिए, ठीक है। NO कॉन्टैक्ट यहाँ पर यूज किया गया बंद करने के लिए, मतलब कि हमारा जो ACV ब्रेकर है उसको यदि बंद करना हो तो इसको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। इसको ऑपरेट होने से ये बंद हो जाएगा। तो ये हमारा अभी के टाइम पे ट्रिपिंग के लिए यूज हुआ है, तो इसको भी हम एक बार चेक करेंगे। इसके अलावा 57B यहाँ पर यूज हुआ है, इसको हमने चेक कर लिया, ये सही है। इसके अलावा 73C देखेंगे, ये हमारा 73 है और 73 पे कहाँ गया है वो उसको चेक करना होगा। 86 ये वाला NO कॉन्टैक्ट, ये NO कॉन्टैक्ट अगर ऑपरेट होता है तो यहाँ पे फॉल्ट पे एक सिग्नल जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे फॉल्ट का एक सिग्नल है। ये PCCM जो है ये हमारा DG पे लगा हुआ है और DG पे सिग्नल तब जाएगा जब हमारा ये NO कॉन्टैक्ट जो है वो ऑपरेट होता है। तो मुझे लगता है कि इसी में प्रॉब्लम होगा, तो इसको हम सबसे पहले चेक करेंगे। बाकी जो यहाँ पे 2 टर्मिनल है, जैसे कि ये वाला NO कॉन्टैक्ट और यहाँ पे एक और NO कॉन्टैक्ट था ये वाली, इसको तो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया। ये वाला जो है ये ट्रिपिंग के लिए करेगा, अभी ट्रिपिंग सिग्नल कोई भी नहीं है तो ये भी सही होगा। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा ये NO कॉन्टैक्ट है, ये वाली NO कॉन्टैक्ट, ये NO कॉन्टैक्ट कहीं ऑपरेट तो नहीं हो गया। तो अभी के टाइम पे मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था। वीडियो को पॉज करने के बाद बहुत सारी चीज़ें मैंने चेक किया। क्या क्या चीज़ें मैं चेक किया थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो इस वाले सर्किट का जो हमारा ये मास्टर ट्रिप रिले है, इस रिले का जितने भी NO-NC कॉन्टैक्ट है, इन सभी कॉन्टैक्ट को चेक किया और मैंने पाया कि सब कुछ सही है। अब ये जो सर्किट है ये पूरा सही था और PLC को जो सिग्नल जा रहा है वो भी पूरा सही था। तो इस रिले के जितने भी NO-NC कॉन्टैक्ट है सभी को चेक कर लिया और मैंने पाया कि सब कुछ सही है, मतलब कहीं भी मुझे दिक्कत नहीं दिखा। इसके अलावा जो मेरा PLC है यहाँ पे, इस PLC का जो सिग्नल आ रही है, जो कि मैंने यहाँ पे ट्रेसिंग किया था, इसको ट्रेसिंग करने के बाद भी मैंने पाया कि सब कुछ सही है। 5 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन 5 वोल्ट पे हमारा PLC ऑपरेट नहीं होता, 24 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे भी जो इनपुट सिग्नल था वो भी सही था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब सब काम करने के बाद मैंने ये पाया कि जो हमारा पूरा वायरिंग है, जो फंक्शन है वो पूरा सही है, लेकिन फिर भी हमारा वहाँ पे जो अलार्म है वो अलार्म हट नहीं रहा है और हमारा जो DG है वो DG ऑटोमेटिकली चालू नहीं हो रही है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि जो मेरा ये PLC है, इस PLC का जो पावर सप्लाई है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे MCB लगा हुआ है, इस MCB को मैंने बंद कर दिया। मतलब कि मेरा जो PLC है, इस PLC को एक बार रीसेट कर दिया। मुझे यही लगा कि जो PLC है वो PLC कहीं हैंग तो नहीं हो गया या फिर इसका जो सिग्नल है वो सिग्नल कहीं रीसेट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो इस PLC को मैंने पूरा रीसेट कर दिया। रीसेट करने के बाद दोबारा चालू किया तो जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम हट गया। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ प्रेजेंट अलार्म पे, इस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आप देखोगे कोई भी अलार्म नहीं है। पहले यहाँ पे हमारा अलार्म आ रही थी, लेकिन अभी के टाइम पे अलार्म हट चुका है। और यदि हम यहाँ पे SLD में देखेंगे तो जो हमारा आखिरी वाला यहाँ पे जनरेटर है ये भी लाइन पे आ गया। पहले ये नहीं आ रही थी, लेकिन अभी के टाइम पे आ गया है। अब चलिए हम एक बार इसका टेस्टिंग कर लेते हैं कि ऑटोमेटिकली ये चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली चालू करने के लिए हम यहाँ पे DG को मास्टर बना लेते हैं, मतलब कि जिस DG में प्रॉब्लम आ रही थी उसको मास्टर कर दिया। मास्टर करने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास में ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर को हमें बाईपास करना पड़ेगा। तो अभी के टाइम पे हम थोड़ा सा ट्रांसफार्मर को ट्रिप करवा के चेक कर लेते हैं। तो अभी के टाइम पे आप देखोगे यहाँ पे सभी ट्रांसफार्मर का पावर सप्लाई है। हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर को बंद कर रहे हैं। एक ट्रांसफार्मर यहाँ पे बंद होगा। अभी के टाइम पे आप देखो तो ट्रांसफार्मर को हमने बंद कर दिया। बंद करते ही आप देखोगे जनरेटर यहाँ पे चालू हो चुका है। साथ ही साथ में ACV ब्रेकर जो है ये भी ऑन हो चुका है। यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर ऑफ है, जनरेटर के जरिए पावर सप्लाई हमारे प्लांट में जा रहा है और यहाँ पे एक्चुअल लोड दिखा रहा है। इसके अलावा जो हमारा जनरेटर है इस पर आप देख सकते हो यहाँ पे करंट रेटिंग भी शो कर रहा है। अब हमने ट्रांसफार्मर को ऑन कर दिए तो आप देखोगे जो हमारा ACV ब्रेकर है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और जो हमारा जनरेटर है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो जैसे कि आपने देखे कि जो हमारा ट्रांसफार्मर का पावर सप्लाई है उसको बंद करने के बाद जो हमारा DG है वो ऑटोमेटिकली चालू भी हो गया और ऑटोमेटिकली बंद भी हो गया। मतलब कि जो हमारा प्रॉब्लम था, जो कि ये जनरेटर ऑटोमेटिकली चालू नहीं हो रहा था PLC के थ्रू, वो अभी के टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। प्रॉब्लम में हमें क्या मिला कि जो हमारा हार्डवायर है, मतलब कि जो वायरिंग किया गया है बाकी एक्सटर्नल वाली, वो सभी के सभी सही थे, लेकिन PLC जो था वो PLC माल फंक्शनिंग कर रहा था या फिर हो सकता है कि उसका जो प्रोग्राम था वो रीसेट नहीं हो पा रहा था,
जिसकी वजह से वो एक अलार्म जनरेट करी थी। अलार्म की वजह से हमारा पूरा रीसेट नहीं हो पा रहा था और डीजी चालू नहीं हो पा रही थी। तो जितने भी प्रॉब्लम मुझे लग रहे थे कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, उसको मैंने सर्च किया, फाइंड आउट किया, लेकिन मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिला। तो आखिरी में मैंने पीएलसी को रीसेट कर दिया। रीसेट करने के बाद जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो कभी कभी पीएलसी के माल फंक्शनिंग की वजह से या फिर जो उसका प्रोग्राम है वो रीसेट ना हो पाता है, जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।